हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था जब फ्रांस में क्या हो गया था। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश हो गई थी लास्ट वीडियो में। अब हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस से मोनार्की चली ही जाती है। ठीक है, फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक, कि फ्रांस मोनार्की को अबॉलिश कर देता है और रिपब्लिक बन जाता है। तो अब ये कैसे होता है, क्योंकि अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। हम लोगों ने देखा आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमने देखा कि बेस्टाइल प्रिजन पे लोग हमला करते हैं, है ना, और जितने भी होर्डेड ग्रेन्स होते हैं उनको लूट लिया जाता है लोगों के थ्रू। और उसके बाद नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लेता है किंग वहाँ का, और जो नेशनल असेंबली होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है जिसके अंदर वो किंग की पावर के ऊपर लिमिट सेट करती है। यहाँ तक हमने कहानी देखी थी, और हमने ये भी देखा कि किंग ने इन सारी चीजों को किंग को एक्सेप्ट करना पड़ गया, क्योंकि वहां की सिचुएशन इस तरीके की हो गई थी। वहां लोग इतने ज्यादा परेशान थे खाने को लेकर, सब्सिस्टेंस क्राइसिस वहां पर थे। ठीक है, और भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस थे। ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर तो सोसाइटी का कभी ठीक था ही नहीं, क्योंकि टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से फ्रेंच रिवोल्यूशन का आउटब्रेक हुआ। और फ्रेंच रिवोल्यूशन की आउटब्रेक से क्या हुआ, वहां से मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस में स्टेब्लिश की गई। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश कर दी थी। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब काफी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से तो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा तो ठीक नहीं हो गई। प्रोडक्शन को तो नहीं इम्प्रूव कर सकती ना, जो प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ा सकती है, सोचो आप। प्रोडक्शन को तो वो भी नहीं बढ़ा पा रही थी। कौन? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली भी ज्यादा प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रही थी, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स तो अभी भी थी। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना था कि थर्ड स्टेट वालों को थोड़ा रिप्रेजेंटेशन तो मिला था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो मिला था। और दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ अब टैक्स पेयर सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग नहीं थे, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले लोग भी अब टैक्स को पे कर रहे थे। तो जो इकोनॉमिक बर्डन था थर्ड स्टेट पे वो कम हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी आप देखोगे कि एक्टिव सिटीजन कौन थे। एक्टिव सिटीजन अभी भी वेल्दी लोग थे। जो प्रोस्पेरस सेक्शन था सोसाइटी का वही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता सकता था पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो एक्टिव सिटीजन के अंदर अभी भी उन लोगों को ही डाला गया। तो अभी भी मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स थी ये इनकी वजह से वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं आई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक नहीं आई, बल्कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये जो मोनार्की थी इसको भी अबॉलिश कर दिया फ्रांस ने, और फिर वहां पर सीधा रिपब्लिक आ गया। क्यों आया, अब हम वो देखते हैं। तो लुइस 16 था, लुइस 16 की सारी पावर्स को लिमिट कर दिया गया था। किसने लिमिट कर दिया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था नेशनल असेंबली के थ्रू, उसने लुइस 16 की पावर को लिमिट कर दिया था। तो लुइस 16 हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया। तो प्रूशिया क्या है? प्रूशिया एक रीजन है, एक तरीके से आप बोल सकते हो नेबरिंग कंट्री हो गई। किसकी? फ्रांस की। फ्रांस के पास ही प्रूशिया है। तो प्रूशिया के अंदर भी क्या है? मोनार्की है। क्या है? मोनार्की है। अब देखो फ्रांस के अंदर ये सारी चीजें हुई, ठीक है, कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, वहां पर लोगों ने मतलब वहां पे लोगों ने मोनार्की के अंदर जो एब्सोल्यूट पावर होती है किंग की उसको छीन लिया। तो ये सारी चीजें आई। तो फ्रांस के जो आसपास के देश थे जिसके अंदर मोनार्क थे, ठीक है, उन्हें भी यही लगा कि जो फ्रांस में ये हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, और आज ये फ्रांस में हुआ है, कल यहाँ के लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं फ्रांस से, और कल यहाँ के लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो जो बाकी के आसपास की जो कंट्रीज थी उसके जो मोनार्क थे उनको भी ये चीज पसंद नहीं आई। तो ये पसंद नहीं आई तो वो लोग क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि फ्रांस के अंदर भी वापस से क्या आ जाए? मोनार्की आ जाए फ्रांस के अंदर से, मतलब फ्रांस में वापस से मोनार्की आ जाए, यही वो बाकी के लोग भी चाहते थे। तो इसीलिए फ्रांस का जो किंग था, ठीक है, किंग था या है अभी भी, किंग तो यही है, लुइस 16, इसकी सीक्रेट प्लानिंग चल रही थी बाकी किंग्स के साथ, और स्पेशली नाम लिया गया द किंग ऑफ प्रूशिया, इसके साथ सीक्रेट निगोसिएशन में था। ठीक है,
कुछ प्लान कर रहा था सीक्रेटली. So rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, and made plans to send troops to stop the revolutionary events taking place. तो जो भी आसपास के रूलर्स थे, जो भी आसपास के राजा थे, वो यही प्लान कर रहे थे कि हम अपनी ट्रूप्स को फ्रांस भेजेंगे और वापस से वहां पर मोनार्की को एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके से वहां पर हुआ कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया नेशनल असेंबली के थ्रू, और मोनार्क की पावर के ऊपर लिमिट सेट की गई. तो ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ. उनका ये मानना था कि ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ, और कल फ्रांस में हुआ है तो आज हमारे यहाँ पर भी होगा. इसलिए वो बहुत वरिड थे, और उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने प्लान किया कि वो अपनी ट्रुप्स को भेजेंगे सो दैट कि ये जो रिवोल्यूशनरी इवेंट्स है इनको रोका जा सके, ठीक है. बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन ये सब कुछ होता कि मतलब जो आसपास के किंग्स हैं, मान लो ये हमारा फ्रांस है, तो फ्रांस के आसपास के जो किंग्स हैं वो ट्रुप्स को फ्रांस के अंदर भेजते. उससे पहले जो नेशनल असेंबली है, वोटेड इन अप्रैल 1792, उसने क्या डिक्लेयर कर दी, वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट प्रूशिया और एंड ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया से मतलब जो लुईस 16 है उसकी वाइफ भी ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है. तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी. किसने, नेशनल असेंबली ने. इससे पहले वो लोग अटैक करते नेशनल असेंबली पे, नेशनल असेंबली ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है. Thousands of volunteers joined the army from the provinces to join the army. तो यहाँ पर देखो कि मतलब बहुत सारे वॉलंटियर्स ने ज्वाइन की. वॉलंटियर्स कहाँ से आ गए, क्यों आए, क्योंकि जो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की ही बात नहीं है, जो बाकी की नेबरिंग कंट्रीज थी ना, वहां के लोगों ने भी किसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया, फ्रांस की आर्मी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें फ्रांस के ये जो आइडियाज थे जो फ्रांस के अंदर इवॉल्व आउट होकर आए, ठीक है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ फ्रीडम, ठीक है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज उन लोगों को भी पसंद आ रहे थे. और मतलब एक होप होती है ना कि आज फ्रांस को मिला है और कल हमें भी मिलेगा, ठीक है. आज फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई है, कल हमारे यहाँ पर भी आएगी. तो इसी होप में बहुत सारे वॉलंटियर्स आए और उन लोगों ने ज्वाइन की आर्मी और लड़ाई की, ठीक है. फ्रांस से भी गए बहुत सारे वॉलंटियर्स, और बाकी कंट्रीज में भी लोगों ने फ्रांस को ही सपोर्ट किया, और मतलब अपने अपने किंग को सपोर्ट नहीं किया. सो पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स. तो लोग इस वॉर को कैसे देखते हैं, ये थी एक ऐसी लड़ाई जो लोगों ने लड़ी अगेंस्ट किंग्स, राजाओं के खिलाफ लड़ी गई, ठीक है. और एरिस्टोक्रेसीज जो भी है ये, ठीक है, मतलब सारी एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट लड़ी गई, क्योंकि ये किसी एक राजा के अगेंस्ट नहीं, ये पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ी गई, पूरी एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट लड़ी गई. समझ आया. द पेट्रियोटिक सॉन्ग मर्सियाल्स, ठीक है, composed by the poet Robert de Aisle, तो was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris, which is now the national anthem of France. तो ये एक गाना है, ये पेट्रियोटिक सॉन्ग है जिसे कंपोज किया गया है रॉबर्ट डी आइले ने. इसने कंपोज किया है, ये गाना है, और इसका ये जो गाना है ये सबसे पहले किसके थ्रू गाया गया, वॉलंटियर्स के थ्रू गाया गया. और ये वॉलंटियर्स ने कहाँ के थे, मर्साइल्स के ये वॉलंटियर्स थे, इसीलिए इस गाने का नाम मर्साइल्स पड़ गया, मर्साइल्स वगैरह, ठीक है, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मर्साइल्स पड़ गया, ठीक है. मर्साइल्स जैसे ही वो पेरिस के अंदर मार्च कर रहे थे और ये मर्साइल्स से आए थे, तो और इन्हीं वॉलंटियर्स ने ये गाना गाया था, तो इसीलिए इस गाने का नाम मर्साइल्स पड़ गया. और आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है. क्या है, आज ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, ठीक है, क्योंकि ये एक मतलब एक तरीके से पहला स्टेप था ना, जब पूरा आप देख रहे हो मोनार्की को बिल्कुल हटा देंगे, मोनार्की को जड़ से खत्म कर देगा. ये एक वो इवेंट है जो फ्रांस के अंदर हुआ जिसमें मोनार्की बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है. तो इस इवेंट के अंदर एक होता है कि ना, एक सॉन्ग निकल के आता है, देशभक्ति की भावना के साथ गाने लिखते हैं लोग, और फिर गाने निकल के आते हैं, एक गाना हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है. तो ऐसे ही वहां का ये एक गाना था, ठीक है, जिसे कंपोज इसके थ्रू किया गया था, रॉबर्ट आइले ने इसको कंपोज किया था, और इसको गाया किसके थ्रू किया था, वहां के वॉलंटियर्स के थ्रू गाया गया था, ठीक है. और ये फिर बाद में जाके क्या बन गया, नेशनल एंथम बन गया फ्रांस का.
So the revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. कि ये जो revolutionary wars हुई, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई भी लड़ाई अगर होगी तो लॉसेस वैसे भी होंगे, लाइफ का भी लॉस होगा और दूसरी चीज इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आएंगी, ठीक है। इकोनॉमी वैसे भी सफर कर रही थी, वैसे भी आपको पता है ट्रेजर खाली था, इकोनॉमी वैसे भी सफर कर रही थी, लेकिन उसके बाद अगर आप और लड़ाई लड़ते रहोगे तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और ज्यादा आ जाएंगी ना, तो वही है कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और बढ़ गई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अब आपको पता है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज क्या हो रही है और बढ़ गई है, और जो पॉलिटिकल राइट्स है वो किसको मिली है 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटिकल राइट्स किसको मिली है, सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शंस को मिली है, ठीक है। सो पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल who wished to discuss government policies and plan their own forms of action। तो लोगों के थ्रू पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए। तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स के अंदर कौन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, वही लोगों का जिनके पास वोटिंग राइट्स होंगी, और वोटिंग राइट्स किसके पास थी, सिर्फ प्रॉस्पेरस वेल्दी पीपल के पास थी। तो वेल्दी लोगों के पास वोटिंग राइट्स थी, तो इसीलिए जो पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, किन लोगों के थ्रू बनाए गए, एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल हु विश्ड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो चाहते थे कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस करें, एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और खुद के प्लान को प्लान करें, कि मतलब खुद के एक्शंस को प्लान करें कि वो क्या करेंगे, अब क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी अब और क्या वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने। तो जो ज्यादा सक्सेसफुल हुआ क्लब वो था जैकोबिन्स का क्लब, ठीक है। तो जैकोबिन, ये जो नाम है ये कहाँ से आया है, ये जैकोबिन नाम एक कॉन्वेंट से आया है, ठीक है। सेंट जैकब कॉन्वेंट था पेरिस के अंदर, सेंट जैकब कॉन्वेंट था पेरिस के अंदर, वहां से ये नाम आया जैकोबिन, ठीक है। The members of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous section of the society, such as small shopkeepers। अब आपको पता है ना मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेन प्रॉब्लम यही थी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वेल्दी लोगों को तो मिल गई थी, जिसके पास वेल्थ थी उसके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन जिसके पास वेल्थ नहीं थी उसके पास तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी ना, यही प्रॉब्लम थी। तो ये जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो ज्यादातर कौन से मेंबर्स थे, जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन से सोसाइटी के बिलोंग करते थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ठीक है। तो इनका जो लीडर था वो कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम याद रखना है आपको, इसने बहुत कुछ किया है, ठीक है। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और अच्छे में नहीं गलत में ज्यादा किया है। So Jacobin started wearing long stripped trousers and came to be known as the sans cloutos, literally meaning those without knee breeches। तो जैकोबिन एक क्लब बन गया, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे, उसके अंदर ज्यादातर मेंबर्स कौन थे, जो नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे, ठीक है। सोसाइटी के नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे, जिनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो वो वहां अपने क्लब के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिस्कस किया करते थे और अपने एक्शन को प्लान किया करते थे कि हम क्या करेंगे अब, ठीक है। तो जैकोबिन्स थे वो, तो जैकोबिन्स क्या पहनते थे, उनका अटायर क्या था, तो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। तो उनकी जो, जैसे मान लो ट्राउजर है तो लंबी लंबी स्ट्रिप्ड होती थी ट्राउजर पे, तो आप अपनी उसके अंदर देख सकते हो बुक के अंदर, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे, एंड केम टू बी नॉन एज सेंस क्लूटोस। सेंस क्लूटोस क्यों बोलते थे उसको, सेंस क्लूटोस क्यों बोलते थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो नी ब्रेचेस नहीं पहनते थे। नी ब्रेचेस क्या होते हैं, वो लंबे लंबे शूज होते हैं ना नी तक, वो नी ब्रेचेस होते हैं, वो लंबे लंबे शूज जो होते हैं वो नी ब्रेचेस होते हैं। तो ये लोग नी ब्रेचेस नहीं पहनते थे, तो इसलिए इन लोगों को क्या बोला जाता था, सेंस क्लूटोस बोला जाता था, ठीक है। इनका अटायर समझ आया, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, और इनको सेंस क्लूटोस बोलते थे। क्यों बोलते थे, कि ये नी ब्रेचेस नहीं पहनते थे, और ये अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, और ये दिखाना चाहते थे उन लोगों की पावर अब खत्म हो जाएगी जो लोग नी ब्रेचेस पहनते हैं, ठीक है, अब पावर में हम लोग रहेंगे, ये चीज वो दिखाना चाहते थे। In the summer of 1792, the Jacobins planned a revolt of large number of the people of Paris who were angered by the short supplies and high prices of food। अब देखो, अभी एक लड़ाई हुई जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हुई, ठीक है, जिससे लोग लड़े, उसे लोग जीत भी गए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ। अब इकोनॉमिक लॉस का ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, जो लोग पुअर होंगे, पुअर सेक्शन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा ना,
तो पुअर सेक्शन पे ज्यादा फर्क पड़ा होगा उनकी, क्योंकि उनकी जो वेजेस थी वो क्या थी, वेजेस क्या थी, फिक्स्ड वेजेस थी। समझ आया? इन्फ्लेशन था, ठीक है, प्राइसेस बढ़ रहे थे, क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमिक कंडीशंस और खराब हो गई थी, तो प्राइसेस बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन थी, वेजेस फिक्स्ड थी। तो अभी भी उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है, अभी भी वो लोग ठीक नहीं थे। तो जिसकी वजह से ये जो जैकोबिन क्लब है ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, फेमस होता चला गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता था, ये जो नॉन प्रोस्पेरस सेक्शन है उसकी राइट्स की बात करता था, उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता था, ठीक है। तो अब हुआ क्या 1792 में, देखो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होकर खत्म हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बनकर खत्म हुआ 1791 में। अब 92 में ही समर के टाइम पर जैकोबिन ने क्या प्लान किया कि हम लोग रिवॉल्ट करेंगे, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ पेरिस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड, कि फूड के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, सप्लाई बहुत कम है, इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। तो अगस्त 10 में दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ Tuileries and massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours. तो 10 अगस्त को उन्होंने ये जो पैलेस है इसको स्टॉर्म कर दिया, ठीक है, इस पे वही है हमला किया, और मैसेकर्ड द किंग गार्ड्स, जो किंग गार्ड्स थे उनको मारा, बहुत सारे किंग के गार्ड्स को मारा होगा, तभी मैसेकर बोला है। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, कि किंग को भी यहाँ तक कि बहुत कुछ घंटे के लिए बंदी बना लिया, ठीक है, हेल्ड द किंग हिमसेल्फ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, कि यहाँ तक कि किंग को भी बंदी बना लिया। तो इस तरीके का उन्होंने रिवॉल्ट किया उन्होंने, कि किंग के गार्ड्स को भी मार दिया, पैलेस पे भी अटैक कर दिया, और जो किंग है उसको बंदी भी बना लिया कुछ घंटे के लिए, कुछ घंटे के लिए मतलब बाद में जो असेंबली थी, ठीक है, उसने जो असेंबली थी उसने इसको छुड़वा दिया था, ठीक है। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजन कर दिया गया, बाद में असेंबली ने वोट किया था, इलेक्शंस हुए फिर उसके बाद। तो अब ये सारी चीजें हुई, ये सारी चीजें करवाई किसने, जैकोबियंस ने कराई। तो अब जैकोबियंस की बात सुनी जाएगी, ठीक है। तो अब इलेक्शंस हुए, और इस टाइम पे ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव, जितने भी मैन हैं, अभी भी देखो, men, not women, not citizens, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. अब सभी को right to vote मिल गई, अब सिर्फ और सिर्फ women के पास नहीं थी, बाकी above the age of 21 years हर एक इंसान को, हर एक मैन को वोटिंग राइट मिल गई। Each man above the age of 21 year can vote, ठीक है। The newly elected assembly was called the convention, और अब वोटिंग राइट्स मिल गई, तो अब एक वोट करने के बाद एक असेंबली बनेगी ना, मतलब एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली आएगी। तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो किसकी आई थी, जैकोबियंस की आई थी, है ना, जैकोबियंस की आई थी, और इसको क्या बोला गया, कन्वेंशन बोला गया। तो नेशनल असेंबली से अब क्या आ गया है, कन्वेंशन आ गया। तो 21 सितंबर 1792 को इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। तो 21 सितंबर 1792 को ये क्या करती है, ये मोनार्की को अबॉलिश कर देती है और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। अब कन्वेंशन आ गई है पावर में, तो पावर में आते ही इसने क्या किया, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। 92 में पावर में आई, 92 में पावर में आते ही इसने मोनार्की को अबॉलिश करके फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। और लुई 16 को was sentenced to death by court on the charge of treason. treason क्या होता है, कि ट्रेजन के चार्ज से लुई 16 को मौत की सजा दे दी, ठीक है। देशद्रोह होता है ट्रेजन, कि मतलब आपने देश के साथ गद्दारी की है, ठीक है। तो ट्रेजन के चार्ज में कोर्ट के थ्रू मौत की सजा दे दी गई। लुई 16 was sentenced to death, ठीक है, बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। सो जो उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनी, met with the same fate shortly after, मतलब बाद में उसको भी मौत की सजा ही मिली, ठीक है। she was also sentenced to death by the court. अब आता the reign of terror। अब ये कब का टाइम चल रहा है, 1792 का टाइम चल रहा है, ठीक है। 1792 में ये हुआ, तो 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता है,
क्योंकि अब ये कन्वेंशन है ना, अभी जो असेंबली है, इलेक्टेड असेंबली है, वो कौन है, क्या नाम है उसका, कन्वेंशन। अभी की जो इलेक्टेड असेंबली है उसका नाम है कन्वेंशन। तो ये जो कन्वेंशन है, ठीक है, इसका हेड कौन है, कौन इसको लीड करता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। ठीक है, वो क्या पॉलिसी फॉलो करता है, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली वो चीजों को कंट्रोल करता है और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देता है। ठीक है, तो all his enemies, ex-nobles, clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and guillotined. गुलोटीन का मतलब क्या है, गुलोटीन एक डिवाइस था, गुलोटीन एक डिवाइस था जिसको बनाने वाले डॉक्टर गुलोटीन थे, तो उन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम गुलोटीन रखा गया। और ये कुछ इस तरीके का डिवाइस था कि दो ब्लेड होती थी, एक दो पोल, दो ब्लेड, और इस तरीके से यहाँ पर लोगों का सर रखवाया जाता था और ऊपर से ब्लेड आता था और फिर वो सर को काट देता था और फिर सर अलग हो जाता था, बॉडी अलग हो जाती थी। तो इस तरीके का ये डिवाइस था गुलोटीन, जिसको इन्वेंट किया था डॉक्टर गुलोटीन ने, उन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम भी रखा गया। ठीक है, तो होता क्या था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, तो ये लीडर था कन्वेंशन का। तो अगर कोई भी इसके अगेंस्ट होता था, जो ये बोल रहा है उसको नहीं मानता था, इसके मेथड से डिसएग्री करता था, तो उसको ये क्या कराता था, अरेस्ट करा देता था। इसकी जो कोर्ट थी वो क्या कर देती थी, उसको गिल्टी प्रूफ कर देती थी, तो उसको ये अरेस्ट करा देता था, उसके बाद इम्प्रिजन, जेल में डाल देना, उसके बाद गुलोटीन करा देता था। तो बहुत सारे दुश्मनों को इसने ऐसा कराया, एक्स नोबल्स, जो पहले नोबल्स थे, क्लर्जी थे, या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते थे, या फिर यहाँ तक कि अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के साथ भी यही सब करता था। तो सोचो कितना सीवियर पनिशमेंट दे रहा है। ठीक है, लोगों को ग्लूटीन ही करा दे रहा है। ठीक है, अगर आप उसके मेथड्स को नहीं, मतलब मेथड्स के साथ एग्री नहीं करते, तो वो सीधा आपको ग्लूटीन करा देगा। सो इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला गया है, रेन ऑफ टेरर बोला गया है। 1793 से 94 के जो पीरियड को रेन ऑफ टेरर इसीलिए बोला गया है। समझ आया अब आपको? अब आता है नेक्स्ट, रोबेस्पायर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब देखो इसने क्या किया, इसने रोबेस्पायर गवर्नमेंट ने एक लॉज कुछ इस तरीके से इशू कर दिए कि मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि वेजेस और प्राइजेस दोनों इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकते। ठीक है, मान लो ये रेंज है, सपोज करो 500 है, ₹500 पर डे। हम अपनी इंडियन करेंसी में बात कर लेते हैं समझने के लिए। तो आप 0 से 500 कमा सकते हो, मतलब मिनिमम तो कुछ नहीं है, मिनिमम तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने मैक्सिमम सीलिंग लगा दी कि ना तो वेज इससे ज्यादा हो सकते, और ऐसे ही मैक्सिमम सीलिंग लगा दी प्राइस पे, सॉरी, कि ना प्राइस उससे ज्यादा हो सकते। तो देखो कितना पागल इंसान था ये, एक तरीके से डेवलपमेंट को रोक रहा था। क्यों डेवलपमेंट को इसीलिए रोक रहा था, क्योंकि मैक्सिमम आपने इसको, कि आप किसी भी चीज का प्राइस इससे ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम हर चीज के ऊपर प्राइस लगा दिया, और किसी की वेज इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मिनिमम वेज का क्राइटेरिया तो ठीक है, समझ आता है, वो लोगों को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेगा, लेकिन सीलिंग लगा देना, मैक्सिमम सीलिंग लगा देना वेजेस पे, ये लोगों को क्या करेगा कि आप नीचे ही रहो। ठीक है, आप कम ही कमाते रहो। ठीक है, सो रोबेस्पायर गवर्नमेंट ने इस तरीके के लॉज इशू किए, मैक्सिमम सीलिंग लगा दी वेजेस पे भी और प्राइजेस पे भी, और मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया गया। Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at a price fixed. तो प्राइजेस को फिक्स कर दिया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू, और जो किसान थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपने ग्रेन्स को सिटीज में बेचो, मतलब कोई एक तो ग्रेन्स रख नहीं सकता। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है बेचने हैं तो बेचने ही है, और किस प्राइस पे बेचने हैं वो भी गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। तो जैसे दो फ्लोर्स होते हैं ना, एक तो व्हाइट फ्लोर हो गया और एक नॉर्मल, एक तो व्हाइट फ्लोर हो गया और एक नॉर्मल जो व्हीट फ्लोर होता है, नॉर्मल व्हीट फ्लोर। तो जो व्हाइट फ्लोर होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता था। ठीक है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता था और ये नॉर्मल होता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एक्सपेंसिव फ्लोर को, इसके यूज को ही बंद करवा दिया। एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड। और उन्होंने कहा सारे सिटीजन्स क्या खाएंगे, इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे। इक्वालिटी ब्रेड कौन सी ब्रेड बोला गया, प्रमोशन किया गया इस ब्रेड का, इक्वालिटी ब्रेड,
के नाम से। जो ब्रेड होल व्हीट से बनती है, नॉर्मल व्हीट फ्लोर से जो बनती है, वो ब्रेड इक्वालिटी ब्रेड बोला गया। और बोला कि सब लोग अब इक्वालिटी ब्रेड ही खाएंगे, कोई ये एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर से बनी हुई ब्रेड नहीं खाएगा, उसको फॉरबिड कर दिया गया। स्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियो एंड मैडम, all French men and women were addressed at citoyen and citoyenne, जो भी है, ठीक है। तो बात क्या है कि पहले लोग सर और मैम कह के बुलाते थे, लेकिन अब उसको हटा दिया, अब आपको एड्रेस करना है तो सिटीजन बोलो, सर और मैम नहीं बोलोगे किसी को, ठीक है। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग्स है उनको बैरक्स वगैरह में या फिर ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबर्टस्पायर pursued his policies so harshly that even his supporter begins to demand moderation, कि उसने इतनी हार्शली पॉलिसीज को परस्यू किया, इतनी स्ट्रिक्टली किया, ठीक है, कि उसके जो खुद के सपोर्टर्स थे वो उन्हें भी चाहिए था कि वो भी चेंज की डिमांड करने लगे कि हमें मॉडरेशन चाहिए। तो फाइनली जैसे आज तक वो बाकी लोगों को एग्जीक्यूट करता आ रहा था, फाइनली उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया कोर्ट के थ्रू, ठीक है, उसको भी गुलोटीन कर दिया गया, ठीक है। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, तो 1794 में उसको फिर गुलोटीन कर दिया गया। तो वही लिखा है, द गुलोटीन इज अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं, एक ब्लेड होता है विच अ पर्सन इज beheaded, ठीक है। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटीन हु इन्वेंटेड इट, ठीक है। अब आता है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब देखो इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, किसको, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर को। तो कन्वेंशन खत्म, पहले क्या थी, मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई जिसके अंदर नेशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर बिल्कुल रिपब्लिक आया जिसके अंदर कौन सा था, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर, और असेंबली का नाम क्या था, कन्वेंशन। अब मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर को एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो इसके बाद भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना। फिर उसके बाद आया डायरेक्टरी रूल। अब हम देखेंगे डायरेक्टरी रूल था क्या, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डायरेक्टरी रूल क्या था। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied section of the society. देखो मैक्सिमिलियन ने क्या किया था, सब लोगों को वोटिंग राइट दे दी थी, अब फिर से वो वोटिंग राइट छीन ली गई, अब वापस से ये नॉन प्रॉपर्टीड जो सेक्शन था उससे वोटिंग राइट को छीन लिया गया कि आप नहीं कर सकते वोट। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पहले तो एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल बन रही थी, नेशनल असेंबली बनी, फिर कन्वेंशन बनी, अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। डायरेक्टरी रूल के अंदर क्या हुआ, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, और फिर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या अपॉइंट किया, डायरेक्टरी को अपॉइंट किया, और इस डायरेक्टरी के अंदर 5 एग्जीक्यूटिव थे। इस डायरेक्टरी के अंदर 5 एग्जीक्यूटिव थे। तो मतलब जैसे वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ रॉबर्टस्पायर था, यहाँ पर अब 5 एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट किया गया डायरेक्टरी के थ्रू, मतलब सॉरी डायरेक्टरी 5 एग्जीक्यूटिव्स को मिलकर बनाई गई, ठीक है। और इसको अपॉइंट किसके थ्रू किया गया, ये जो 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इन्होंने इसको अपॉइंट किया। ये 5 एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट क्यों किए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब एक इंसान पावर में होता है तो वो फिर वो कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो उन्होंने एक लेसन लर्न किया, ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर से, कि ठीक है हम किसी को भी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं दे सकते, तो इसीलिए 5 लोगों की एक बॉडी तैयार की गई जिसका नाम डायरेक्टरी रखा गया, ठीक है, एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और इसको अपॉइंट किसने किया, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने। तो डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब देखो ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं और ये क्या है, ये एक डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच में हमेशा क्लैशेस रहती थी, ये कुछ और बोल रही है, एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं इसके अंदर 5, वो कुछ और बोल रहे हैं और ये कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में हमेशा क्या रहता था, क्लैश रहता था। तो क्लैश रहता था, अब सपोज करो कोई भी क्लैश होगा, अब इनको अपॉइंट किसने किया है, इन्हीं दोनों ने किया है। तो अब इनके बीच में कोई भी क्लैश रहेगा तो ये इनको वापस से क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे कि निकलो यहाँ से, डिसमिस कर देंगे, वापस से रीअपॉइंट करेंगे बॉडी। फिर इनके साथ कोई क्लैश आने लगा तो वापस से इसको डिसमिस कर देंगे। तो इस तरीके से इनस्टेबिलिटी बढ़ गई, इस तरीके से इनस्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई कि कोई भी डायरेक्टरी टिक ही नहीं पाती थी, उसकी क्लैश होने शुरू हो जाते थे, किसके साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन sought to dismiss them। समझ आया। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for the rise of military dictator।
तो अब इनस्टेबिलिटी बढ़ गई, कभी भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती थी, तो जिसके चलते नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विमेन, अच्छा ये विमेन का है, ओके। तो यहाँ पे फिर क्या आते हैं, नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं, समझ आया? वेट, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वापस से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। पहले मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर रिपब्लिक आया, ठीक है, रिपब्लिक आया। अब रिपब्लिक ही था, लेकिन रिपब्लिक में भी पहले एक किंग था सर, ठीक है, फिर नेशनल असेंबली आई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जो लेके आई थी। फिर उसके बाद रिपब्लिक कौन आया, लेके आया था, कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन के बाद क्या आया, डायरेक्टरी रूल आया। कन्वेंशन के बाद क्या आया, डायरेक्टरी रूल आया। अब डायरेक्टरी रूल के बाद क्या आया, ये मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हम लोगों ने अब ये देखा कि किस तरीके से यहाँ पर थर्ड स्टेट के कुछ सेक्शन को, वेल्दियर सेक्शन को क्या मिल गई थी, कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, ठीक है। कन्वेंशन में जाकर सबको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी, लेकिन विमेन्स को नहीं मिली थी। विमेन को छोड़ के बाकी सबको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी। यहाँ पर आकर डायरेक्टरी रूल के अंदर फिर से वेल्दियर सेक्शन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती थी, और नेपोलियन बोनापार्टे का हम आगे देखेंगे। लेकिन जब से नेशनल असेंबली आई थी, तभी से कुछ नेचुरल राइट्स मिलनी शुरू हो गई थी, जैसे राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। तो इस तरीके की कुछ नेचुरल राइट्स मिल गई थी, तो वो तो चलती ही आ रही थी। तो इस तरीके से चीजें इवॉल्व आउट हुई, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज इवॉल्व आउट हुए, ठीक है। और लोगों ने सीखा कि किस तरीके की गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। कि जैसे सपोज करो, डायरेक्टरी रूल में कन्वेंशन से सीखा गया कि अगर हम एक एग्जीक्यूटिव बनाते हैं तो उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और उसको वो मिसयूज कर सकता है, तो इसीलिए वो बॉडी बनाई गई। डायरेक्टरी एक बॉडी थी जिसके अंदर 5 एग्जीक्यूटिव्स डाले गए, ठीक है। वो क्या था, एक लेसन ही था जो कन्वेंशन से सीखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हमने पढ़ी, तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन तो यहीं तक ही बढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि वेमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, या फिर वेमेन का रिवोल्यूशन में मतलब एक तो कंट्रीब्यूशन भी क्या था, और दूसरा रिवोल्यूशन में वेमेन को मिला क्या, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्लेवरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एवरीडे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों की, और थोड़ा सा हम नेपोलियन बोनापार्टे को भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम वेमेन रिवोल्यूशन देख लेते हैं। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेट इन रिवोल्यूशन। देखो रिवोल्यूशन में विमेन पार्टिसिपेट तो कर ही रही थी एक्टिवली, ठीक है। उन्हें कुछ मिला या नहीं मिला वो बात की बात है, लेकिन पार्टिसिपेट तो वो भी कर रही थी। जब लड़के सपोज करो लड़ाई लड़ने जाते थे, तो विमेन का क्या काम था, वो अपनी फैमिली को देखना और मनी को अर्न करना, ठीक है, खाने वगैरह का इंतजाम करना, ये सब उन्हीं का काम था, ठीक है। तो विमेन्स तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ही रही थी रिवोल्यूशन में। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. कि उन्होंने ये सोचा कि जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि वो किस तरीके से मतलब सपोर्ट कर रही है इस रेवोल्यूशन को, इन्वॉल्व है इनके, तो कहीं ना कहीं जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आएगी, जैसे नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, फिर कन्वेंशन की गवर्नमेंट आई थी, फिर डायरेक्टरी आई थी, तो ये जितनी भी गवर्नमेंट आएंगी, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आएंगी, वो कहीं ना कहीं हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है उन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी कि हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ करो, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने कुछ किया भी था, वो हम पढ़ेंगे अभी। सो मोस्ट women of the third estate had to work for a living as laundresses, sellers, domestic servants in the house of the prosperous.
पीपल। तो यहाँ पर बताया है women करती क्या थी ज्यादातर। तो अगर हम बात करें प्रोस्पेरस रीजन की, तो वहां पर तो women के पास कुछ एजुकेशनल राइट्स थी कि वो एजुकेशन ले सकती हैं, और दूसरा कुछ वो जॉब्स वगैरह भी कर सकती हैं। लेकिन उनकी शादी उनके घर वाले ही कराते थे, घर वालों की मर्जी से उनकी शादियां की जाती थी। लेकिन अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें जहां पर इतने ज्यादा प्रोस्पेरस रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, वो वेमेन क्या करती थी, वो वेमेन वर्क करती थी। ठीक है, उन्हें अपने जीने के लिए काम करना पड़ता था, वर्क फॉर लिविंग उन्हें करना पड़ता था। जैसे क्या क्या काम करती थी, लॉन्ड्रेसेस, सेलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ठीक है, की तरह काम करती थी, जो वेल्दी लोग होते हैं उनके घरों में जाके काम करना। तो मोस्ट वेमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। तो ज्यादातर वेमेन, और हालांकि ज्यादातर मतलब वो लोग जो ज्यादा पुअर थी, उनके पास स्पेशली एक्सेस नहीं था, ना तो एजुकेशन का एक्सेस था और ना ही जॉब ट्रेनिंग का एक्सेस था। सो टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, women started their own political clubs and newspaper। तो फिर धीरे धीरे क्या किया, अब ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को भी लोग देखें, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के बारे में भी लोग सोचें, ठीक है, मतलब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो ध्यान दे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू किए, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स। एंड द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये क्लब था, ये बहुत फेमस क्लब था। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए, जिसमें से एक बहुत फेमस क्लब ये निकल के आया, ठीक है। women were disappointed that the constitution of 1791, जो किसके थ्रू ड्राफ्ट किया गया था, नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट किया था, ठीक है, reduced them to passive citizen। नेशनल असेंबली ने women's को पैसिव सिटीजन में डाल दिया था, तो उससे women जो थी वो डिसअपॉइंटेड थी। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्हें भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी, उन्हें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थी। तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, कि हम भी असेंबली में इलेक्ट होने चाहिए, और हमें भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का मौका मिलना चाहिए, कि पॉलिटिकल ऑफिस हम भी होल्ड करें। तो मतलब उन्हें कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स चाहिए थी, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स उन्हें नहीं मिली थी। जो ये 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने बहुत सारी चीजें की थी विमेन्स की। क्या की थी, देखो, द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट इंप्रूव द लाइव्स ऑफ द वुमेन। तो कुछ ऐसी चीज की थी जिससे विमेन की लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली थी वुमेन को। तो कौन कौन सी चीजें की थी, बाय क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो स्कूलिंग को कंपलसरी कर दिया था, सारी गर्ल्स को स्कूलिंग कंपलसरी कर दी थी, ठीक है, स्टेट स्कूल्स खुलवा दिए थे। तो जो लोग गरीब थे वहां पर भी वो लोग भी अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे। Their fathers could not longer force them into marriage against their will, कि उनके पापा अब उनकी मर्जी के खिलाफ किसी की शादी नहीं करा सकते, ठीक है। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटर्ड इनटू अ फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। तो मतलब मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाला गया और इसको सिविल लॉ के अंदर डाला गया, ठीक है। और डिवोर्स को भी लीगल कर दिया गया, ठीक है। और डिवोर्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, वुमेन और मेन दोनों, कोई भी किसी को भी डिवोर्स दे सकता है। सो women could now train for jobs, एजुकेशन कंपलसरी हो गई, और जे जॉब्स के लिए भी ट्रेनिंग कर सकती हैं वो, और कुछ भी बन सकती है, आर्टिस्ट बन सकती हैं, या फिर स्मॉल बिजनेसेस को भी चला सकती हैं, तो कुछ भी कर सकती है वो। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर के टाइम पे द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो रेन ऑफ टेरर के टाइम पे जो नई गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज को इशू किया, ठीक है। तो ये सब किसने किया, ये सब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने किया, जो नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया, उसने विमेंस की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी किसी ने नहीं दिया, पॉलिटिकल राइट्स अभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन नेशनल असेंबली ने ये सारी चीजें की। लेकिन नेशनल असेंबली के बाद कौन आई थी, कन्वेंशन। तो कन्वेंशन ने क्या किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, कब का टाइम था ये, कौन सा पीरियड था, 1793 से 94 के पीरियड, ठीक है। तो 1793 से 94 के बीच में क्या किया गया, जो नई गवर्नमेंट आई थी, कन्वेंशन की जो गवर्नमेंट आई थी, उसने लॉज को इशू किया, जिसमें उसने क्या ऑर्डर किया, क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कि जो ये जितने भी वुमेन ने क्लब्स बनाए थे ना, इनको क्लोज करो, और इनकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनको बैन किया जाता है, ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगी। और दूसरा, इनके जो भी क्लब्स इन्होंने बनाए हैं उनको क्लोज करो। तो बहुत सारी प्रोमिनेंट वुमेन थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और बहुत सारियों को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, किसके थ्रू,
मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायर, गिलोटीन कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारी प्रोमिनेंट वुमेन थी जिन्होंने आवाज उठाई होगी, जिन्होंने अपनी राइट्स की, पॉलिटिकल राइट्स की बात की, ठीक है, उनको अरेस्ट किया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। आपकी बुक में एक नाम भी दिया हुआ है, एक विमेन की कहानी भी बताई हुई है, तो उसको पढ़ लेना। इट वॉज फाइनली 1946 दैट विमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट। तो राइट टू वोट विमेन को कब मिली? 1946 में। इतना लेट जाके कहीं विमेन को फ्रांस के अंदर राइट टू वोट मिली। सी 20th सेंचुरी में। हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो सोचो 200 साल, लगभग 200 साल, 200 ईयर्स हम लोगों को लग गए, ठीक है। 200 ईयर्स फ्रांस में वुमेन्स को लग गए इसे पाने के लिए, राइट टू वोट। और ये राइट टू वोट ऐसे ही नहीं मिला, इंटरनेशनल मूवमेंट हुए, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रगल हुए, तब जाके ये राइट टू वोट मिला, लेकिन फाइनली 1946 में मिल गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, दैट वी विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल एड्रेस दैट डाउट। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ओके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। थैंक यू so much.